लेट्स स्टार्ट जी। आज हमारे पास जो क्वेश्चन है ब्रेक इवन एनालिसिस में से, तो वो है प्रॉब्लम 24-3। मैं मेंशन कर देता हूँ, प्रॉब्लम्स में से है ये 24-3। अच्छा, इसमें जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, यानी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, और अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो या नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हो या प्रोडक्ट मिक्स हो, तो फिर हम ब्रेक इवन एनालिसिस को किस तरीके से मेजर करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं। Break-even analysis has been useful in making product mix decisions. To illustrate, a cost analyst assumed the following situation for a company's three major products. तीन products हैं A, B and C. Sales price per unit given है, variable cost per unit given है, contribution margin भी per unit हमें माइनस करके हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, अदरवाइज हमें ये सामने गिवन भी है। और टोटल फिक्स्ड कास्ट जो है ये भी उन्होंने हमें दे दी है, जो कि 200,000 है। उसके बाद रिक्वायर्ड में नंबर 1, द ब्रेक इवन पॉइंट इन टोटल एंड फॉर ईच प्रोडक्ट इफ द थ्री प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इन द रेशियो ऑफ 4:3:7 यूनिट्स अराउंड द सेम रेशियो टू 100 था 1%। चले, वो तो एक अलग इशू है। तो ये रेशियो है हमारे पास, जिस रेशियो से वो तीन प्रोडक्ट्स सेल होती हैं, यानी उनकी जो क्वांटिटी है या नंबर ऑफ यूनिट्स है। ठीक है। अच्छा जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने रिक्वायरमेंट 1 को सॉल्व करते हैं। तो ब्रेक इवन हमने फाइंड करना है इन टोटल एंड फॉर ईच प्रोडक्ट। ठीक है। तो इसके लिए हमें करना क्या होता है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट नंबर 1, ब्रेक इवन पॉइंट इन टोटल, इन्हें हम डॉलर्स में इनको कैलकुलेट करते हैं। तो फार्मूला एज यूजुअल आपको पता है, फिक्स्ड कास्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, जो जनरल एक फार्मूला है। ठीक है। तो हम यहाँ पर जो फार्मूला वो यूज़ करेंगे वो एक वेटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन हम एक कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। और उसी से ही वो फर्दर हम कैलकुलेशंस करेंगे वेटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो जब प्रोडक्ट मिक्स हो जाए। तो इसको थोड़ा सा यानी जब चेंज हम कर लेते हैं सिचुएशन को, फिक्स्ड कास्ट डिवाइडेड बाय वेटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। अब हमारे पास जो फिक्स्ड कास्ट है वो गिवन है 200,000। जो वेटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन है ये हमने कैलकुलेट करना है। उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें थोड़ा सा वर्किंग करना होगी। तो यहाँ लिख लेते हैं वेटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। तो उसके लिए अब देखें, सबसे पहले हमें वेटेड सेल प्राइस देखना है। वेटेड सेल प्राइस। अच्छा जी, उसके बाद अब देखें सेल जो है इनकी 10, 8 और 11 है, और रेशियोज इनकी हैं 4, 3, 7, यानी इनकी जो ये वेट्स हैं वो ये दिए गए हैं। तो प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट सी। ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसका वेट 4, 3 एंड 7 मल्टीप्लाइड बाय इसकी जो सेल प्राइस है 10 है, इसकी 8 है, और इसके जो है हमारे पास 11 है। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ जाते हैं ये 40, 24 एंड 77। तो टोटल वेटेड सेल जो है अगर हम इनको प्लस करें तो 141। तो सेम इसी तरीके से हमने अब कैलकुलेट करना है वेटेड वेरिएबल कास्ट। वेटेड वेरिएबल कास्ट सो दैट कि हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो फाइंड कर सकें जो वेटेड है। अगेन ए, बी एंड सी वेट्स हैं इनके 4, 3 एंड 7। तो वेरिएबल कास्ट जो है हमारे पास
6, 5 एंड 9, 6, 5 एंड 9, तो ये हो जाएगा जी 24, 15 एंड 63। इनको सम अप करते हैं तो ये बन जाएगा जी 102। तो ये हम माइनस करते हैं यहाँ से 141 और 102, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा वो होगा वेटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन। माइनस जब हम करेंगे तो ये बन जाएगा जी $39। ठीक है जी, तो ये वेटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। तो हमें चाहिए वेटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। हम क्या करेंगे, 39 जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है इसको डिवाइड कर देंगे 141 पे, तो हमारे पास इसकी एक रेशो आ जाएगी जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन की होगी। तो ये बन रहा है जी 0.27 एंड 66 राउंड का, ये इसकी रेशो है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे एक और पॉइंट भी है, हमारे पास ये जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, ठीक है 432, ठीक है, अगर मैं इन्हीं को अब इनके वेट से मल्टीप्लाई कर देता, इसको 3 से इसको 7 से, ठीक है, तो अगर आप और से देखें तो ये कितना बन जाता 16, ये बन जाता 9 और ये बन जाता 14। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये जब हम प्लस करते हैं तो ये वेटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन डायरेक्टली हमारे पास एक लाइन में आ जाता, तो हमें ये सारी जो वर्किंग है ना करना पड़ती। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्योंकि रेशो चाहिए था, तो अगेन फिर इस 39 के लिए हमें वर्कआउट करना पड़ता, यानी डिवाइडेड बाई जो हमें सेल्स करना है तो वो वेटेड सेल चाहिए होती। ठीक है, तो वेटेड सेल के लिए फिर हमें ये वर्किंग थोड़ा करना पड़ता। भारत, आपके पास ये एक ऑप्शन है कि यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं इन केस के अगर आपको पर यूनिट चाहिए। एनीओ, अब हमने यहाँ पे जो कैलकुलेशन की है कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो की, जो वेटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो है 0.2766, तो आपके पास आंसर आ जाएगा इन डॉलर्स, जो ब्रेक इवन है जब हम इसे डिवाइड करते हैं 200,000 डिवाइडेड बाई दिस, तो ये हमारे पास आ जाता है जी 200,000 डिवाइडेड बाई 0.2766, तो 723 एंड 066 राउंड वैल्यू है, ये राउंडेड वैल्यू है, तो इसमें कहीं प्लस माइनस हो सकता है आपका आंसर। तो ये आपके पास आंसर है जी, रिक्वायरमेंट वन का पार्ट ए है इन टोटल जो उन्होंने हमसे बात की है, ये ब्रेक इवन पॉइंट इन टोटल एंड फॉर ईच प्रोडक्ट। अब ईच प्रोडक्ट के लिए अब हमें नहीं है, सिर्फ ये हमारे पास क्या है इन टोटल। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट इन टोटल ये हमारे पास कैलकुलेट हो गया। उसके बाद हम आते हैं ब्रेक इवन पॉइंट फॉर ईच प्रोडक्ट। ईच प्रोडक्ट के लिए आते हैं, हम यहाँ पे बात करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या देखना है जी, देखिए ब्रेक इवन पॉइंट फॉर ईच प्रोडक्ट। उसके लिए हमें जो पहला पॉइंट चाहिए, देखें कि ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स क्या है, तो ये है जी ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर्स यानी सेल्स। अगर हम इसको सेल्स पे डिवाइड कर दें, जो वेटेड सेल है ये वाली 141, तो हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे जो सेल करने चाहिए कि वो ब्रेक इवन पे हो हमारा बिजनेस। तो ये आ जाता है हमारे पास 5128 यूनिट्स।
ठीक है, तो ये जो है चीज यूनिट्स, ये क्या बता रहा है और ये क्या बता रहा है? ये 723,066 ब्रेक इवन डॉलर सेल्स है और ये ब्रेक इवन यूनिट सेल्स है। ठीक है, यानी इसको हम ये कह सकते हैं, ये ब्रेक इवन के लिए जो यूनिट सेल्स है ये बेसिकली वेटेड यूनिट्स है, क्योंकि सारा कुछ ये वेटेड सेल्स है, वेटेड सारा ये रेवेन्यूज है, तो ये भी क्या है, वेटेड ब्रेक इवन यूनिट्स है, वेटेड ब्रेक इवन यूनिट्स फॉर ऑल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये ध्यान में रहे आपकी बात। अब हम क्या करेंगे, हर प्रोडक्ट के अपने अपने यूनिट्स निकालेंगे अकॉर्डिंग टू देयर वेट, ताकि हमें पता चले कि भाई किसकी कितना जो है ना यूनिट्स के हिसाब से ये यूनिट्स बनाए गए टोटल। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट सी। ठीक है, तो आप इसको देखते हैं जी। 5128 मल्टीप्लाइड बाय 4 वेटेड यूनिट्स आ जाएंगे इसके। उसके बाद 5128 इंटू 3 कर लेंगे और 5128 इंटू 7 कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, इनके यूनिट्स आ जाएंगे जो वेट्स के हिसाब से। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है जी 20,512 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 15,384 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 35,896। अब इनकी जो सेल प्राइस है डॉलर्स में, वो है जी हमारे पास 10, 8 एंड 11। अब हमारे पास जो इनकी यानी सेल्स रेवेन्यू आ जाएगी, यानी ब्रेक इवन सेल्स इंडिविजुअल ईच प्रोडक्ट की, तो वो हम इस कॉलम में लिखेंगे इनको मल्टीप्लाई करते हुए। फिर हम उनको सम अप कर लेंगे टू मेक प्रूफ। अच्छा जी, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 205,120। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 123,072 और यहाँ पे 394 एंड 856। अब अगर आप इनको मल्टीप्लाई करने के बाद सम अप करते हैं तो ये हमारे पास आंसर आता है जी 723.048। अब ये आप डिफरेंस देख रहे हैं, हालांकि इसको क्या होना चाहिए, जो ब्रेक इवन सेल्स है उसके इक्वल होना चाहिए, जो कि क्या थी 723,066। ठीक है, अब इसके इक्वल ना होने की वजह सिर्फ ये है, ये जो हमने 5128 निकाला है ना, ये राउंडेड वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट्स का डिफरेंस होने की वजह से ये जो 10-20 का फर्क आ रहा है वो सिर्फ यही वजह है। तो ये हमने इंडिविजुअल और ईच प्रोडक्ट का ये कैलकुलेशन कर लिया, इस तरीके से ये हमारा ब्रेक इवन कैलकुलेट हो गया और प्रूफ भी हो गया, टोटल एंड फॉर ईच प्रोडक्ट। उसके बाद again the new break-even point in total and for each product if management decides to concentrate its sales efforts on product A, which its higher contribution margin resulting in a new sales ratio of 635 per unit। यानी ये यूनिट्स के हिसाब से है हमारे पास। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपने खुद करना है, सिर्फ क्या है सारा कुछ यही वर्कआउट अगेन करना है, लेकिन रेशियो उसमें ये रखना है। ठीक है, तो होपफुली यहाँ पे आपको बात क्लियर होगी होगी। कोई क्वेश्चन है तो आप फर्दर कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है जी? प्रोडक्ट मिक्स का ब्रेक इवन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? यस सर, ग्रेट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जी हमारे पास प्रॉब्लम है 24-4।
अगेन ये भी प्रॉब्लम्स में से ही है जो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, इसमें ये जो प्रॉब्लम 24-4 है, क्वेश्चन बाकी तो हम पढ़ ही लेते हैं। तो अगर रिक्वायरमेंट्स की तरफ है तो यहाँ एक लिखा हुआ है वर्ड कंटिन्यू, इसके कुछ फर्दर भी रिक्वायरमेंट्स हैं तो वो बाद में मैं मेंशन कर दूंगा, आपको समझा दूंगा कि कौन कौन सी हो सकती है। एनीहाउ हम देखें द ब्रेक इवन एनालिसिस। द Dulux company manufactures two products, bubbles and trinkets. The following data are projected for the coming year. Bubbles and trinkets are in total. ये इनके यूनिट्स हैं इंडिविजुअल प्रोडक्ट के, और ये उसकी स्ट्रक्चर है इनकम स्टेटमेंट का। सेल्स है, फिक्स्ड कास्ट, वेरिएबल कास्ट, टोटल कास्ट एंड ऑपरेटिंग इनकम। इसी तरीके से इस प्रोडक्ट का है, और फिर अगेन ये टोटल भी है। ठीक है कि टोटल अमाउंट कितना है जो डॉलर्स में है, यानी 10,000 सेल है, ये भी 10,000, तो 20,000 टोटल अमाउंट हो गई। इसी तरीके से फिक्स्ड कास्ट टोटल जो है कंपनी की वो ये हो गई 7,600, वेरिएबल कास्ट 603, 9,000, और टोटल कास्ट और फिर टोटल ऑपरेटिंग। अब रिक्वायरमेंट 1 में है हमारे पास द ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स फॉर बबल्स assuming that the facilities are not jointly used। यानी प्रोडक्ट मिक्स की बजाय आप क्या करें, इनको सेपरेटली कंसीडर करते हुए आप इनका जो है वो फाइंड आउट करें ब्रेक इवन। अच्छा जी, अब रिक्वायरमेंट 1 की हम बात कर लेते हैं सबसे पहले। ब्रेक इवन पॉइंट, बबल्स, और वो है इन यूनिट्स। अगेन फार्मूला जो है हमारे पास फिक्स कास्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, यानी हम रेशो इस्तेमाल नहीं करेंगे यहाँ पे। चलिए जी, फिक्स्ड कास्ट हमारे पास सिर्फ ये बबल्स की जो है वो कितना है 2,000, आप देख रहे होंगे ये है जी 2,000, और उसके बाद कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे थोड़ा सा वर्कआउट कर लेते हैं। सेल्स प्राइस हमारे पास जो है वो 10,000 है, यूनिट्स भी 10,000 है, यानी अगर हम इसको 10,000 को डिवाइड कर लें 10,000 पे तो $1 हमारे पास क्या आ जाएगी, सेल प्राइस पर यूनिट। यानी हमें क्या चाहिए, बेसिकली सेल प्राइस पर यूनिट चाहिए, और दूसरा वेरिएबल कास्ट भी पर यूनिट चाहिए। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, 10,000 डिवाइडेड बाय 10,000, तो ये $1 आ जाएगा। और यहाँ पे जो वेरिएबल कास्ट है वो 6,000 है, तो 6,000 डिवाइडेड बाय 10,000, ये $0.6 आ जाएगा। तो जब हम माइनस करेंगे तो 0.4 कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। ठीक है जी, होपफुली क्लियर होगी होगी बात, कैलकुलेशन आपको ये। अब ये हमारे पास आंसर आ जाएगा कि कितने यूनिट्स हम बबल्स की सेल आउट कर सकते हैं। जब आप इसे डिवाइड करते हैं तो ये आपका आंसर आ जाता है जी 5,000 यूनिट्स। ठीक है, और फिर ये हमारी रिक्वायरमेंट 1 है। अगेन इसी के साथ रिक्वायरमेंट 2, उसमें है जी द ब्रेक इवन सेल्स इन डॉलर्स फॉर ट्रिंकेट्स assuming that the facilities are not jointly used। अब इसकी जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो डॉलर्स में फाइंड करना है दूसरी प्रोडक्ट का, जबकि जो बबल्स था उसका हमने क्या किया था, यूनिट्स में फाइंड किया था। ठीक है, तो ये हम अभी कैलकुलेट कर लेते हैं जी इसका ब्रेक इवन। इन डॉलर्स, तो अगेन फार्मूला में फिक्स्ड कास्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। तो इसका फार्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले भी हमने ये बार बार लिखा हुआ है, वेरिएबल कास्ट रेशो जो है अगर हम वो यहाँ से माइनस करते हैं वेरिएबल कास्ट डिवाइडेड बाय सेल्स, तो ये रेशो होती है। डायरेक्टली VCR वेरिएबल कास्ट रेशो लिख लें तब भी एक ही बात। अच्छा जी, अब फिक्स्ड कास्ट इसके हवाले से जो है ये हमारे पास कितना है 5,600 जो इस प्रोडक्ट की है 5,600।
तो अब वेरिएबल कास्ट रेशो 1 माइनस वेरिएबल कास्ट, हमें पता है यहाँ पे कितने 3000 है, और इसको डिवाइड करते हैं हम किस पे, सेल्स पे, यानी 3000 डिवाइडेड बाय सेल्स जो है वो अमाउंट 10,000 है, ये वेरिएबल कास्ट रेशो बन जाएगी, माइनस कर देंगे तो हमारे पास वेरिएबल कास्ट रेशो बन जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करें तो ये बेसिकली बन जाएगा 0.70। तो डिवाइड कर लेते हैं जी इसको, 5600 डिवाइडेड बाई 0.70, तो ये आ जाता है जी हमारे पास $8,000। ठीक है जी, तो ये हमारे पास ब्रेक इवन फाइंड हो गया इंडिविजुअली जो उन्होंने हमें बताया हुए थे। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं जो फर्दर रिक्वायरमेंट्स हैं जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, जो मेरे पास भी मटेरियल था उसमें ये चीज़ नहीं गिवन थी, तो मैंने इसे देख के किया सारा कुछ। तो रिक्वायरमेंट जो 3 है वो हमारे पास क्या है, वो है जी कैलकुलेट weighted contribution margin, weighted contribution margin, और उनके जो वेट्स हैं ये भी साथ मेंशन कर देता हूँ, 4:3। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको गिवन होते हैं क्योंकि वहाँ पे वो पेज साथ अटैच नहीं है, इस वजह से। अच्छा जी, अब वेटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जब हमारे पास अगर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन मार्जिन होंगे तो तब हम वेटेड भी फाइंड कर सकते हैं। लाइक अगर आप देखें जो लास्ट क्वेश्चन में सर हमने, जी जी बोले। ये हमारे नोट्स में तो कुछ और लिखा हुआ है, द कंपोजेंट यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन अज्यूमिंग दैट कंज्यूमर परचेज कंपोजेंट यूनिट्स ऑफ फॉर बबल्स एंड 3 ट्रैंकल्स। क्या लिखा हुआ है, आगे बोले, ये जो आखिरी सेंटेंस आपने पढ़ा है कंपोजिट के आगे। assuming हाँ, assuming that consumer purchase composite units of 4 bubbles and 3 trinkets। 4 and 3 ना, यही लिखा हुआ है ना। जी अब वो ये जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना वेटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन, इसको आप कंपोजिट भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको आप क्या कह सकते हैं, कंपोजिट भी कह सकते हैं, यानी टोटल जो है अकॉर्डिंग टू वेट कंपोजिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है। बाकी चीजें ठीक लिखी हुई है ना, ये जो लिखी हुई है, सिर्फ कंपोजिट के वर्ड पे कंफ्यूजन थी आपको। जी जी सर। ठीक है, बस ये एक ही चीज है। तो इसके लिए मैं बात कर रहा था कि जैसे हम ये लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे, अभी हमने किया है, अगर हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट गिवन हो तो हमारे पास जो वेट्स होते हैं उनसे मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास वेटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाता है या कंपोजिट मार्जिन आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी अगर हमारे पास क्या हो जाए कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आ जाए, यानी ये प्रोडक्ट सपोज बी है और ये प्रोडक्ट टी है, सेल प्राइस पर यूनिट और वेरिएबल कास्ट पर यूनिट। अच्छा जी, अब यहाँ पे सेल प्राइस हमारे पास है $1, अभी हमने पहले कैलकुलेट भी की है, जो 10,000 यूनिट्स हैं डिवाइडेड बाई 10,000 किया है यहाँ पे। ठीक है, और इधर हमने वैसे इसको सॉल्व किया हुआ भी है रफ वर्क में, और ये है जी 0.60, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट 0.40 इसका आ रहा है। और जो प्रोडक्ट टी है इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी हमने कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पे इसकी सेल्स 10,000 है, इसको डिवाइडेड बाय 8,000 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा पर यूनिट सेल प्राइस। जब आप इसको सॉल्व करते हैं 10,000 डिवाइडेड बाय 8,000 तो ये आ जाता है जी हमारे पास 1.25 भी लिख लेते हैं। उसके बाद जो इसकी वेरिएबल कास्ट है वो है 3,000, उसको जब 8,000 पे डिवाइड करते हैं
तो ये आ जाता है जी 0.375, 0.375 माइनस करेंगे यहाँ से, सेम इसको ऐसे ही, तो ये हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आ जाएगा, ये आ रहा है जी 0.875। अब जो इनकी जो रेशो दी गई हमें, इसको रेशो कह लें, वेट्स कह लें, ठीक है, वेट्स है इसका 4 और इसका 3, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं इनको, 0.40 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो ये आ रहा है हमारे पास 1.60, और इसको 0.875 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये है 2.625। अब इनको प्लस करते हैं तो ये हमारे पास कंपोजिट कह लें इसको, कंट्रीब्यूशन मार्जिन या वेटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ये एक ही बात होगी, इनको अगर हम आपस में प्लस कर दें तो 1.60 प्लस 2.625, ये बन जाता जी 4.225। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात, ये हमारे पास वेटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन बन। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास रिक्वायरमेंट 4। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट 4 क्या है आपके पास, आप मुझे बताएं जरा। The break-even units in both product, assuming that consumer purchasing condition units of 4 and 3 फॉर TK4 and all. अच्छा, ब्रेक इवन इन यूनिट्स है, दोबारा बोलिएगा, ब्रेक इवन इन यूनिट्स For both products, sir, assuming that consumer अच्छा, purchasing फॉर condition फॉर बोथ प्रोडक्ट्स, ओके बस ठीक है, फॉर बोथ प्रोडक्ट्स, और इनके जो वेट्स हैं वो 4:3, ठीक है, यही बात है ना। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमें ब्रेक इवन यूनिट्स चाहिए, लिख लेते हैं ब्रेक इवन यूनिट्स चाहिए हमें, और हमने फाइंड करने हैं प्रोडक्ट जो है वो बी है हमारे पास सबसे पहले, तो ये हिंट के तौर पर मैं ये लिख देता हूँ। अच्छा जी, अब उसके लिए हमारे पास क्या है जी, जो फिक्स्ड कॉस्ट है, फार्मूला हमारे पास यूनिट्स का, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, यूनिट्स में फाइंड करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब फिक्स्ड कॉस्ट जो है, अब क्योंकि हमने जो कैलकुलेट करना है, पहला काम क्या करना है, टोटल ब्रेक इवन यूनिट्स फाइंड करने हैं, तो ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, पूरी फॉर्म की, और डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन यूनिट भी, फिर क्या आ जाएगा, जो हमारे पास वेटेड है या कंपोजिट है। अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास कितना जी, देखें 2000 प्लस 560 7600, तो ये हमारे पास बन गया जी, मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ 7600, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर दें, कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो वेटेड था तो वो है 4.22 5, तो ये हमारे पास यूनिट्स में आ जाएंगे, जो ब्रेक इवन यूनिट्स हैं 7600 डिवाइडेड बाई 4.225, तो ये हमारे पास राउंड फिगर में 1798.81 है, तो मैं या तो इसको 99 ही कर दूं राउंड करके, यूनिट्स, ठीक है। अब मुझे चाहिए किसके लिए, बी के लिए, तो बी के लिए मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसका जो वेट था वो 4 था, और इसी तरीके से जो हमारे पास दूसरी प्रोडक्ट है वो टी है, तो उसका क्या होगा 1799, उसका जो वेट था वो क्या था 3 था। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इनका आंसर्स हो जाएंगे जब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ,
1799 इंटू 4, तो ये बन जाएगा 7196 ब्रेक इवन यूनिट्स, और इसके 1799 इंटू 3, 5, 3 and 9, 7। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से इसके यूनिट्स हो जाएंगे, वेटेड यूनिट्स। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग टू देयर वेट्स। ये है जी आपके पास रिक्वायरमेंट 4 का आंसर। इधर वैसे ये बी मैं निकाल देता हूँ ताकि ना हो, इधर मैं लिख लेता हूँ टोटल ब्रेक इवन पॉइंट्स यूनिट्स की जो थे। ठीक है, तो इसको ये नहीं आपने समझना कि हमने इसको जो है ना, इनका अगर हम टोटल करें तो ये बन जाए, तो ये टोटल नहीं, क्योंकि इनको हमने वेट से मल्टीप्लाई किया हुआ, इसलिए ये इस तरह से आपको फील डिफरेंस नजर आ रहा है। वेटेड, ये वेटेड है। ठीक है, अच्छा उसके बाद रिक्वायरमेंट 5 में क्या है जी आपके पास? composite contribution margin ratio. अच्छा जी, कंपोजिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, यानी दूसरे लफ्जों में वेटेड या कंपोजिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। तो इसके लिए सिंपल है, अगर आपके पास वेटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन मौजूद है, वेटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो और डिवाइडेड बाय इनकी जो वेटेड सेल्स हैं वो मौजूद हों, या सेल्स मौजूद हों, तो आप मल्टीप्लाइड बाय 100 करें तो आपके पास परसेंटेज में कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जी इसको, जो हमारे पास वेटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो था वो हमने यहाँ कैलकुलेट किया हुआ था। अच्छा ओके जी, बात कर रहे थे वेटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो या कंपोजिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। एक दफा जरा ये रिक्वायरमेंट जो 5 है इसकी जरा रीडिंग कर दें दोबारा। The composite contribution margin ratio, assuming that the composite unit is defined as 1B and 1D. 1B and 1 D, sir. Thank you. अच्छा, अब इसमें जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है थोड़ा सा चेंज ये है, अगर आप ये पिछला क्वेश्चन देखें जो हम पहले कर रहे थे प्रॉब्लम 24-3, तो इसकी जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी देखो हम उसमें उसको किस तरह से सॉल्व किया था। सिंपली हमने क्या लिखा था कि जो फिक्स्ड कास्ट है उसको हमने डिवाइड किया था वेटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो पे। क्या चीज़ फाइंड करने के लिए, अगर हमने ब्रेक इवन फाइंड करना था इन टोटल डॉलर्स में, तो हमें क्या करना था, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो वेटेड पे मल्टीप्लाई डिवाइड किया था। ठीक है, तो वेटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन के लिए हमने किया क्या था, बेसिकली वेटेड सेल्स फाइंड की थी। ठीक है, वेटेड सेल्स फाइंड की थी, वेटेड वेरिएबल कास्ट और फिर वेटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो अब यहाँ पे क्योंकि उसने रिक्वायरमेंट में कह दिया हुआ है कि वेट्स नहीं बल्कि वो 1 यूनिट के हिसाब से उनको कैलकुलेट करें, तो फिर हम ज़रूरी नहीं कि हम रेशो को फिर इसी तरीके से फाइंड करें।
तो फिर हम नॉर्मली जो वर्किंग करेंगे आप जरा देखें उसमें इस तरीके से भी हम उसको फाइंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस। तो कैसे करेंगे जरा आप देखें इसको, सेल्स एंड वेरिएबल कास्ट पर यूनिट्स और कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ठीक है, जरा देखिए ये हमारे पास प्रोडक्ट बी है, ये टी और ये टोटल। इसकी जो पर यूनिट हमारे पास वेरिएबल सेल्स प्राइस है $1 है जो हमने ऊपर कैलकुलेट की हुई है, और इसके पास जो हमारे सेल प्राइस बन रही है 1.250। ये हमने डाटा ऑलमोस्ट ये सारा ऊपर किया हुआ है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप। उसके बाद वेरिएबल कास्ट भी हमारे पास ये मौजूद है, यानी सेम हमने ये जो वर्कआउट किया हुआ था यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमने दोबारा रिपीट कर रहे हैं, सिर्फ टोटल ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है जी हमारे पास 1। ठीक है, ये 1.250, इसको टोटल कर लें तो ये क्या बन जाएगा 2.250। और उसके बाद ये हमारे पास वेरिएबल कास्ट 0.60 और ये है 0.375। अब इनका भी टोटल करें तो ये हमारे पास बन रही है जी 0.975। और उसके बाद फिर हमारे पास इनका आ जाएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, ये आ रहा है 0.40, ये 0.875 और ये इसका जब हम सम अप करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा बन जाता है जी 1.275। अब इस इंस्ट्रक्शंस जो हमें दी हुई थी 1 यूनिट के हिसाब से कि 1 फॉर 1, तो फिर हमारे पास जो रेशो हो जाएगी कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो की वो यही हो जाएगी, देखें 1.275 कंट्रीब्यूशन मार्जिन है टोटल, और ये टोटल सेल्स प्राइस एवरेज हो जाए 2.250 इंटू 100 हमारे पास ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। अगर वो हमें इस रिक्वायरमेंट के अंदर बता देता कि अकॉर्डिंग टू वेट्स जैसे 4:3 के हिसाब से हम पहले भी करते हैं, तो फिर हम ये सारा कुछ वेटेड फाइंड करते जैसे हमने प्रॉब्लम 24-3 में किया है यहाँ पे। ठीक है, सेम इसी तरीके से हम वर्कआउट करते, वेटेड कंट्रीब्यूशन फाइंड करते और उसको वेटेड सेल पे डिवाइड करते, और फिर हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो आ जाता। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ है आपको? यस सर, क्लियर है। अच्छा, अब जब इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास राउंड में वैल्यू आ जाती है 0.57, यानी दूसरे लफ्जों में 57% आ जाता है। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट 5 थी आपके पास। रिक्वायरमेंट 6 क्या है जी आपके पास? ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर्स, यही है ना? यस सर। अच्छा, और इसमें जो रेशो है अगेन वो 1:1 वाली है, यानी 4:3 नहीं है, 1:1 वाले रेशो है। इसका मतलब है कोई उसमें चेंज नहीं है। तो उसका फार्मूला क्या है, और उन्होंने ये भी बता दिया है कि जो हमारे पास कास्ट स्ट्रक्चर है वो भी चेंज नहीं हुआ, फिक्स कास्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। तो हम क्या करेंगे, देखें फिक्स कास्ट हमारे पास जो मौजूद है वो है 7,600। ठीक है, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो जो 1:1 वाली है, यहाँ पे मैं लिख दूँ 1:1, और यहाँ पे भी हम मेंशन कर देते हैं कि जो हमने फाइंड किया वो 1:1 के हिसाब से किया। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो हमारे पास मौजूद है 1:1 बेसिस पे 0.57। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर्स। तो डिवाइड कर लेते हैं जी 7,600 डिवाइडेड बाई 0.57, तो ये आ रहा है $13,333 राउंडेड वैल्यू। ये है जी आपका आंसर क्वेश्चन नंबर जो है 24-4 का। ठीक है जी, क्लियर हो गया ये पॉइंट या इसमें कोई